डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल मैपिंग को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो फिजिकल मैपिंग को समझने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में बखूबी पता होना चाहिए। एक जीन मैपिंग और दूसरा जीनोम मैपिंग। So first, we should know about gene mapping. Gene mapping is a technique that describes the method to identify the position or locus of a gene and distance between the genes on chromosome. सो जीन मैपिंग ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम जीन की पोजीशन मालूम कर सकते हैं या दो जीन्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो इसको इसको क्या कहते हैं? जीन मैपिंग। तो अब बात करते हैं व्हाट इज जीनोम मैपिंग। बेसिकली जीनोम मैपिंग इज ए मैप ऑफ लोकेशंस ऑफ identifiable landmarks such as molecular markers on chromosomes. That is called genome mapping. कि आपके क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स मौजूद हैं उनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लेना। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको कहलाएंगे हम जीनोम मैपिंग। तो बेसिकली जो जीनोम मैप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं फिजिकल मैप्स और दूसरा टाइप होता है जेनेटिक मैप्स। So basically, gene mapping techniques are used to construct genetic maps. अब ये genetic maps काम पे करते हैं? These genetic maps depicts the relative position of the genetic markers based on the frequency of recombination. इसके साथ साथ ये जो genetic maps होते हैं ये किसी भी trait की inheritance को भी स्टडी करने में इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज फिजिकल मैपिंग। बेसिकली फिजिकल मैपिंग के अंदर भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कुछ कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जिसके नतीजे के अंदर हमारे पास एक जीनोम मैप बन जाता है। जब हमारे पास जीनोम मैप बन जाता है तो उसको हम मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करते हैं कि एक्चुअल तौर के ऊपर दो जीन्स के बीच कितना डिस्टेंस है। अगर हम उस डिस्टेंस को नापने में हम कामयाब हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमने उसका उस जीनोम को हमने फिजिकली मैप भी कर लिया है। सो यू कैन से physical mapping is basically a physical distance that is measured in base pairs। जैसे कि आप कह लें कि एक जीन दूसरे जीन के एक जीन का फासला दूसरे जीन के फासले से तकरीबन 2000 बेस पेयर है। तो हम ये कह सकेंगे कि जीन नंबर 1 का जो टोटल जो उसका हुजूम है वो 2000 बेस पेयर है। इसके बाद जीन नंबर 2 शुरू हो रहा है जिसका जो कलेक्टिव मास है और जो कलेक्टिव न्यूक्लियोटाइड नंबर है वो है फॉर एग्जांपल 1000 बेस पेयर। तो हम कह सकेंगे कि 2000 बेस पेयर के बाद अगला जीन शुरू हो रहा है। So, beside this, physical maps also provide information about the linear structure of the DNA। अब ये linear structure, अब हम बात करते हैं what are the typical types of physical maps। So basically there are 5 different types of physical maps। Then number 1 is restriction maps, then number 2 is long range restriction maps, fluorescent in situ hybridization, optical maps and express sequence tag maps। पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन मैप्स। रिस्ट्रिक्शन मैप लोकेट द पोजीशन ऑफ एंड डिस्टेंस बिटवीन restriction endonuclease recognition sites in a DNA molecule। तो रिस्ट्रिक्शन मैप को समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेचुरली तौर के ऊपर आपके जो गिवन डीएनए होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर हम लीनियर फॉर्म में जब हमारे पास डीएनए था सीक्वेंस इंफॉर्मेशन थी, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि इस लीनियर फॉर्म डीएनए के अंदर कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग साइड मौजूद हैं तो उसके नतीजे में हम एक रेस्ट्रिक्शन मैप बना लेंगे।
और आमतौर पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकग्निशन साइट्स होती हैं, ये 4 से लेके मैक्सिमम 6 बेस पेयर तक का इसकी कटिंग साइड होती हैं, जो कि वक्तन फवक्तन किसी भी डीएनए सीक्वेंस के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद आता है लॉन्ग रेंज restriction maps. These maps basically locates the position of rare cutting sites such as 8 base pair restriction site. Uh, ये जो लॉन्ग रेंज रिस्ट्रिक्शन मैप्स होती हैं ये इतना कॉमन नहीं होते, क्योंकि जो आमतौर पर जैसा मैंने पहले बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो 4 से लेकर 6 बेस पेयर तक की कटिंग साइड होती है, लेकिन जो लॉन्ग रेंज रिस्ट्रिक्शन मैप्स होते हैं ये बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, क्योंकि ये अमूमन 8 बेस पेयर तक का इसका सीक्वेंस होता है, जो कि इतना कॉमन नहीं होता डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से लॉन्ग रेंज जो रेस्ट्रिक्शन मैप्स होते हैं इनकी प्रेजेंस रेयर होती है इन डीएनए सीक्वेंसिंग। तीसरी टाइप है फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, इन विच द पोजीशन ऑफ अ मार्कर कैन बी लोकेटेड by hybridizing a labeled probe to intact chromosome. इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए मौजूद हैं या क्रोमोसोम मौजूद हैं, आपने उसके अंदर एक कलर फ्लोरेसेंट सिग्नल डाल दिया, तो जहाँ जहाँ उसको अपना कॉन्ट्रेरी सीक्वेंस मिलता रहेगा वहाँ वहाँ ये फ्लोरेसेंट सिग्नल शो करता रहेगा, और वहाँ वहाँ से आप एक नया मैप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। आगे बात होती है ऑप्टिकल मैप्स। These maps will also visually inspect and measure the position of endonuclease recognition sites on DNA molecule. इसका भी बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल वही है जैसे फ्लोरेसेंट सिग्नल के अंदर होता है, कि जैसे जैसे ये सिग्नल देता रहेगा ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ नेक्ड आई, आई एम नॉट सेइंग नेक्ड आई, बाय यूजिंग microscope you can have look at where are the fluorescent signals emerging. तो जब आपको फ्लोरेसेंट सिग्नल इमर्ज होते नजर आ जाएंगे तो इस तरह आप एक ऑप्टिकल मैप भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और फाइनली इसके अंदर है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मैप्स। अभी जो लास्ट वाली टाइप है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, इसके अंदर ट्रांसक्राइब। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल मैपिंग टेक्निक्स। So basically there are three most common techniques, namely restriction mapping, the second one is fluorescence in situ hybridization, जिसको FISH भी बोलते हैं, FISH। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल मैपिंग। तो द फर्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस एंड ऑर्डर बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि ये डीएनए सीक्वेंस के अंदर जीन्स की तादाद को और जीन के सीक्वल को ये हमें बता देता है। सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑन विच सीक्वेंस इंफॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड। और इस फ्रेमवर्क की इंफॉर्मेशन को हम जीन टारगेटिंग और जीन थेरेपी के अंदर यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है द फिजिकल मैप्स आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग ऑर्डर्ड लाइब्रेरी क्लोन्स। इसका भी वही मतलब है कि अगर हमारे पास लीनियर फॉर्म में डीएनए मौजूद है तो उसके अंदर हम एक ऑर्डर्ड लाइब्रेरी बना सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी मतलब जैसे एक हमारे पास जो बुक लाइब्रेरी होती है, हमें मालूम होता है कि शेल्फ नंबर 1 के।
So basically, restriction enzymes recognize a specific DNA sequence in a DNA molecule and cut it. These enzymes also called as molecular seizures. तो बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 3। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं दे विल ऑलवेज कट एल्सवेयर ऑफ रिकग्निशन साइट। इसका मतलब ये है कि वो अपनी कटिंग साइट से थोड़ा हटकर कटिंग करेंगे। लेकिन जो टाइप 2 ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये हमेशा अपने रिकग्निशन साइट के ऊपर कट करते हैं। अगर आपको याद हो, जिस तरह हमने पिछले सेमेस्टर के अंदर कैप्स और डिकैप्स मार्कर के बारे में पढ़ा था कि उस तरह रिकग्निशन एंजाइम कैसे अपना काम कर रहे होते हैं, तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग की मजीद इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इट इज ए टेक्निक दैट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स in a DNA molecule that analyze the size of DNA fragments after restriction digestion to construct a map। तो फिर वही बात कि ये आपके डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जो आपका लीनियर फॉर्म में डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग साइट मौजूद होती हैं। जब वो कटिंग साइट आपको मालूम हो जाएंगी तो उसी के नतीजे के अंदर आप एक पूरे का पूरा मैप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। उस तरह से मैप के कंस्ट्रक्ट की जाने को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक फॉर एग्जांपल एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इस पोजीशन के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग साइट मौजूद हो गई। जब इसने कटिंग साइट ने अपना काम कर दिया तो उसने एक डीएनए को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसके जरिए आपको पता लग गया कि इसके अंदर बेसिकली दो जीन थे। So the restriction maps are mainly used as a reference to engineer plasmids or relatively short pieces of DNA and sometimes longer genomic DNA। तो जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने एक डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर दिया था। जब डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर दिया तो उसने दो हिस्सों में तकसीम किया। हम फर्ज कर लेते हैं कि दो हिस्से दो जीन्स को जाहिर कर रहे हैं। तो जब आपने इन दो हिस्सों को अलग-अलग आपके पास आ जाते हैं तो आप उस एक हिस्से को क्लोनिंग के जरिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग कटिंग के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। या तो वो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट हो तब भी काम करेगा, या अगर लंबा डीएनए फ्रेगमेंट हो तब भी ये वाली रेस्ट्रिक्शन मैपिंग काम करेगी। इसी की वजह से ये जो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल मैपिंग की एक टेक्निक है। So there are two approaches for construction a restriction map। The first approach is to sequence the whole DNA molecule and run the sequence with a computer program that will find the restriction enzyme sites present for every known restriction enzyme। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास पहले है डीएनए मॉलिक्यूल, इसको बाद में हमने इसकी सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग करने के बाद हमें मालूम होगा कि इसके अंदर हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसके अंदर कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद हैं किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। और हमें भी कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर प्रोग्राम आजकल तो बहुत से अवेलेबल हैं, जैसे डीएनए सेकमैन, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ए स्पेसिफिक रिकग्निशन स्पेसिफिक कटिंग साइट ऑफ एन एंजाइम। और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। The second approach is to find the relative position of restriction sites involving single and double restriction digestion, which is merely based on the sizes of the resultant। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हम फर्ज करें हमारे पास एक प्लाज्मिड था। इस प्लाज्मिड के अंदर जो ये ब्लू कलर का आप लाइन देख रहे हैं ये वो डीएनए था जो आपने इंसर्ट किया इसके अंदर। इंसर्ट किस तरह किया, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करने के बाद इस प्लाज्मिड के अंदर आपने इसको इंसर्ट कर दिया। So there are usually multiple cloning sites immediately flanking the uncharacterized DNA which helps in restriction mapping। तो ये जो प्लाज्मिड के अंदर आप देख रहे हैं ना कि डीएनए कैसे इंसर्ट हुआ, कि डीएनए इंसर्ट हुआ क्योंकि इस डीएनए के फ्लैंकिंग रीजन के अंदर, ये फ्लैंकिंग रीजन कौन से होते हैं जहाँ पर आप ये तीन तीन लाइनें लगे देख रहे होंगे। इस फ्लैंकिंग रीजन के अंदर यहाँ पर इसकी नेचुरल तौर पर कटिंग साइड मौजूद थी जहाँ पर इसने प्लाज्मिड को कट किया और प्लाज्मिड के कट होने के बाद एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट लेंथ का डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर इंसर्ट हो गया।
अब हम बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन restriction mapping. So basically the first is the restriction digestion, which means the DNA sequence is treated with an individual restriction enzyme in aliquot. For example, ये हमारे पास एक DNA था जिसको हमने कट किया हिंड 3 के साथ, जो एक एंजाइम है। इसी तरह एक और एंजाइम है बाम H1, इसकी कटिंग साइट, दो कटिंग साइट यहाँ मौजूद हैं, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो ब्लू कलर लाइन है इसमें दो कटिंग साइट है। So as I have told you earlier that most of the restriction enzymes that leave the DNA frequently are normally 4 to 6 base pair, लेकिन बाज मरतबा डबल। So the next step in restriction mapping is the gel electrophoresis. तो पिछली स्लाइड के अंदर जो हमारे पास 4 सैंपल जनरेट हुए थे, उन चारों के चारों सैंपल को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करने के बाद we will measure the size of restriction fragments and the numbers with DNA ladder marker. After measuring, we will visualize our results with the help of autoradiography and fluorescence. अब इन रिजल्ट्स को हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, ये हम अगली स्लाइड में जाके देखते हैं। तो फर्ज करें ये आपके पास एक जेल है। जेल के अंदर आपने जो पहला आप कॉलम देख रहे हैं ये डीएनए लैडर है, और आपको पता है डीएनए लैडर का सीक्वेंस हमें मालूम होता है कि कौन सी लाइन के ऊपर कितने बेस पेयर का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक डीएनए फ्रेगमेंट था जिसको हमने हिंड 3 के साथ कट किया, उसने कुछ हमें दो बैंड्स दिए। पहले बैंड की लंबाई 1.2 केबी, दूसरा जो बैंड था वो हमारा था 2.8 केबी का। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर किसी एंजाइम के अंदर एक कटिंग साइट होगी तो वो डीएनए को बेसिकली दो बैंड में तकसीम करेगा। इसी तरह हम बात करते हैं बाम H1 के बारे में। तो बाम H1 है, इसकी हमने शुरू में देखा था इसमें 3 कटिंग साइट्स थी। तो अगर आपके पास 3 कटिंग साइट है तो इसका मतलब ये है कि इसने पहला फ्रेगमेंट जो दिया वो दे सकता है 0.9 केबी के ऊपर, दूसरा उसने दिया 1.3 केबी के ऊपर, और तीसरा उसने दिया 1.8 केबी के ऊपर। तो अगर आपके डीएनए के अंदर किसी एंजाइम की एक कटिंग साइट मौजूद होती है तो वो उसको दो हिस्सों में तकसीम करता है, और अगर किसी एंजाइम की दो कटिंग साइट्स होती हैं तो वो बेसिकली उसको 3 फ्रेगमेंट साइज में आपके लिए सेपरेट कर देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने डबल डाइजेशन करनी हो कि हिंड 3 और बाम H1 को इकट्ठा हमने डाइजेस्ट कर दिया हो तो किस तरह के रिजल्ट आएंगे। तो वो कुछ हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह के आएंगे कि जैसे एक हमारे पास बैंड आ गया 0.3 केबी का, फिर बैंड है हमारे पास 0.9 केबी का, फिर 1 केबी का, और फिर 1.8 केबी का। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने दोनों एंजाइम को इकट्ठा किया है, इकट्ठा करने के बाद अब आपको जो फ्रेगमेंट है डीएनए फ्रेगमेंट वो बेसिकली 4 फ्रेगमेंट्स के अंदर तकसीम हो गया। इससे कहते हैं डबल डाइजेशन। अब देखें हर हर डाइजेशन डाइजेशन के ऊपर आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता लग रही है कि इसमें कितनी बेस पेयर का सीक्वेंस मौजूद है। हमारे पास 0.3 केबी का सीक्वेंस भी मौजूद है, 0.9 केबी का भी मौजूद है, 1 केबी का भी। ये सीक्वेंस हमें मालूम हो जाएंगे, इसी को यूज़ करते हुए हम अपना रेस्ट्रिक्शन मैप मुकम्मल कर लेंगे। और जो लास्ट स्टेप था, जो डीएनए लैडर सॉरी जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट था वो बेसिकली 4 केबी का था। तो उस अब आपको इस पिक्चर को क्लियर हो गया होगा कि जैसे अगर हम इस हिंड 3 प्लस बाम H1 के तमाम फ्रेगमेंट्स को एडअप करें, फॉर एग्जांपल 0.3 प्लस 0.9 प्लस 1 और प्लस 1.8, इट विल बी टोटली एज 4 केबी। इसी तरह अगर आप अकेले बाम H1 के नंबर्स को काउंट करें तो ये भी 4 केबी बनेगा, और हिंड 3 को काउंट करो तो ये भी टोटल 4 केबी का ही मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये एक बेसिक इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम अपना रेस्ट्रिक्शन मैप मुकम्मल कर सकते हैं। अब जो हमारे पास की जो जेल हमने पिछली स्लाइड में कवर की है, इसी जेल को हम लीनियर फॉर्म के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। अगर तो याद रखें कि अगर आपके डीएनए का फ्रेगमेंट साइज जो 4 केबी था, अगर जेल के बाद आपने रन किया, रन करने के बाद जितने भी फ्रेगमेंट बने इन सबको एडअप करने के बाद 4 केबी साइज बनता है, तो आपका रेस्ट्रिक्शन मैप बिल्कुल ठीक बनेगा। अगर तो इनकी एडअप करने के बाद आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग साइट एडअप करने के बाद 4 केबी आंसर नहीं बनता, तो इसका मतलब ये है कि आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कहीं गलती की है, और वही गलती फिर आपको ले जाएगी एक मिसलीडेड फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के जरिए की तरफ। तो लिहाजा जब भी आपने रिस्ट्रिक्शन मैप बनाना हो, उस रिस्ट्रिक्शन मैप को लेके आपने बड़े अच्छे तरीके से काउंट कर लेना है कि जो आपका ओरिजिनल डीएनए फ्रेगमेंट था
क्या इसकी लेंथ कटिंग के बाद उतनी ही है या उतनी नहीं है। अगर लेंथ उतनी ही होगी जितना आपका डीएनए फ्रेगमेंट का कटिंग साइड होगी तो आपका फिजिकल मैप बिल्कुल ठीक बनेगा, अदरवाइज फिजिकल मैप ठीक नहीं बनेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक 4 KB का फ्रेगमेंट साइज था। तो जो पहला हमारे पास एंजाइम था हिंट 3, वो बेसिकली क्या करता है, 0 से लेकर 2.8 KB तक यहाँ पर उसने एक ब्रेक किया, और 2.8 से लेकर 4 KB मतलब 1.2 KB का इसने मजीद ब्रेक और किया। तो हमारे पास 2 कटिंग साइट आ गई थी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 0 से लेकर 2.8 एक कटिंग साइट। अभी इस 3.1 को आप भूलते हैं कि यहाँ पर कोई कटिंग साइट है या नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर गौर करेंगे 0 से लेकर 2.8। ये आप अपने जल में भी आप देख रहे होंगे कि 2.8 KB के ऊपर यह हिंट 3 के साथ पहली कटिंग साइट है, और फिर 2.8 से लेकर 4 KB तक है 1.2। तो आप यहाँ पर 1.2 KB का बैंड भी देख रहे होंगे। ये उस केस में बनेगा आपको इस तरह का मैप जो आपके आपके पास एक ही तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मौजूद होगा, जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। ठीक हो गया। अब हम मजीद देखते हैं कि अगर हमारे पास ये हिंट 3 का और BAM-H1 का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो इस कॉम्बिनेशन के बारे में हम लीनियर फॉर्म के अंदर इसको कैसे स्टडी करेंगे, तो उसको हम मजीद यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे आप ये देखो, ये देखो जैसे आपके 1.8 KB से लेके अगर आप देखो आगे है 1 KB और प्लस 0.3 KB। तो 1.8 प्लस 1 प्लस 0.3 KB के बन गया 1.3 KB। तो ये आपको 3 तरह के बैंड नज़र आ रहे होंगे BAM-H1 के अंदर। इसमें आपको पहला बैंड नज़र आया 1.8 KB, अगला बैंड आपको नज़र आया 1.3 KB। 1.3 KB किस तरह आया कि 1 KB प्लस जो आप लीनियर फॉर्म में देख रहे हैं 0.3 KB इज इक्वल टू 1.3 KB, और आखिर में कितना बच गया 0.9 KB। तो जो आपको BAM-H1 में बिल्कुल आखिर में नजर आ रहा है 0.9 KB, तो ये 0.9 KB आपको यहाँ से इस तरह मिल जाएगा। और ये सेम लीनियर फॉर्म बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह अगर आपने BAM-H1 और हिंट 3 को इकट्ठा जब आपने डबल डाइजेशन किया तब भी आपको इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो बेसिकली जो आप लीनियर फॉर्म में देख रहे हो ना डीएनए फ्रेगमेंट को, ये होता है इट विल बी यूज टू स्कोर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कटिंग साइट इन योर डीएनए। अब जो आमतौर पर हमें आपका प्लाज्मिड का या डीएनए का जो स्ट्रक्चर मिलता है वो मिलता है सर्कुलर फॉर्म के अंदर। तो सर्कुलर फॉर्म के अंदर ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके पास एक 4 KB का सीक्वेंस है। तो ये 4 KB का सीक्वेंस कितने हिस्सों में तकसीम है, मजीद कुछ हिस्सों में तकसीम है, जो कि किसी हिस्से की तादाद 1.8 KB है, किसी की तादाद 1 KB है, किसी की जो लेंथ 0.3 KB और किसी की 0.9 KB। तो बेसिकली इसने 1, 2, 3, 4 हिस्सों में हमारे ओवरऑल फ्रेगमेंट को इसने आप कह लें सेपरेट कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यही आपको कटिंग सेट बता रही होगी कि हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग सेट कहाँ कहाँ मौजूद है। अगर आपको इस तरह मालूम पता लग जाता है कि रिसेक्शन एंजाइम की वजह से कटिंग सेट कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो आपने उस जीनोम को लेके अपना एक पूरा रिसेक्शन मैप हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिसेक्शन मैपिंग। So basically, it is used to identify the size and orientation of the insert. Insert क्या है कि वह डीएनए का फ्रेगमेंट है जो आपने कटिंग साइट से कट किया। कट करने के बाद एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुई। वो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने के बाद आपने आपका जो डिजायर्ड डीएनए था वो प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया। The second application of recession mapping is we can do mutation studies by removing part of a gene. हमें देखो आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा होता है, कटिंग कर रहा होता है ना। तो हम अपनी मर्जी का कोई जीन कट भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई जीन इंसर्ट भी कर सकते हैं, और यही दोनों कटिंग और इंसर्टिंग यही लीड करता है टुवर्ड्स म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 KB का फर्ज कर लें पूरा का पूरा जीनोम है, उसके अंदर आपने 1 KB का रीजन कट कर दिया। जब उस 1 KB के रीजन को आपने कट कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब उस जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई है। अब अगर उस जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई है तो वो लीथल भी हो सकती है, पॉजिटिव सेंसिटिव भी हो सकती है। तो ये हम बाद में जाके चेक करते हैं कि जो म्यूटेशन हुई है क्या वो आया एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो हम म्यूटेशन की स्टडीज के लिए भी हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग को हम यूज कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज टू चेक whether the sequence you get back from the sequencing lab correspond to the desired piece of DNA। बिल्कुल, ये इसका मतलब ये कि हम जो सीक्वेंसिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसको भी हम काउंटर चेक कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 KB का सीक्वेंस था, इसको हमने बताते हुए सीक्वेंस किया। सीक्वेंस करने के बाद जब सीक्वेंसिंग कंपनीज की तरफ से हमारे पास जब रिजल्ट्स आ जाती हैं तो उसको हम विजुअली तौर पर विजुलाइज कर सकते हैं कि आया जो हमारे सीक्वेंसिंग के रिजल्ट हैं वो ठीक हैं या ठीक नहीं है। अगर तो हमारे सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स के अंदर भी कटिंग साइट मौजूद हों तो हम ये फिर हम बखूबी कह सकते हैं कि हाँ हमारे सीक्वेंसिंग के रिजल्ट बिल्कुल ठीक है और हम अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। और इन्हीं सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स के बाद आप मार्केट डेवलप करें, आप क्लोनिंग साइट इंसर्ट करें, आप लाइब्रेरी बनाएं, बहुत से काम आप कर सकते हैं। अब आखिर में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। सो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन मैप्स आर इजी टू जनरेट इफ दे आर रिलेटिवली फ्यू कटिंग साइट्स फॉर एंजाइम्स बीइंग यूज्ड। अगर तो आपके डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर बहुत कम कटिंग साइट्स मौजूद हैं तो आप बड़ी आसानी से रेस्ट्रिक्शन मैपिंग कर लेंगे क्योंकि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आएंगे वो थोड़े फासले फासले के ऊपर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसके अंदर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बहुत ज़्यादा कटिंग साइट हो तो वो फिर आपको ना तो जेल के ऊपर सही नज़र आएगा और ना ही क्या नाम है किसी और ऑडियो रेडियोग्राफी के ऊपर आप उसको स्टडी कर पाओगे। तो ये एक लिमिटेशन है कि रेसेशन मैपिंग सिर्फ उस सूरत में काम करेगा जब आपके गिवन एंजाइम की कम कटिंग साइट मौजूद हों। अगर ज़्यादा कटिंग साइट मौजूद होंगी तो जो रिजल्ट्स होंगे थोड़े एम्बिगुअस कंडीशन के अंदर आपको मिलेंगे। द सेकंड पॉइंट इज द रेसेशन मैपिंग इज मोर सुटेबल टू स्मॉलर रेदर देन द लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल इस तरह बात है जैसे हमने पहले उसमें पॉइंट में कवर की बात कि जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे डीएनए के लिए उसको हमें स्टडी करना आसान होगा क्योंकि उसको उसकी हैंडलिंग भी आसान है। अगर हमारे पास कोई छोटा मॉलिक्यूल है मालूम हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर या तो एक कटिंग साइड होगी या तो दो कटिंग साइड्स होंगी। इस बात का लिंक बनेगा उस याद करें पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी जब पिछले सेमेस्टर के अंदर हमने कहा था कैप्स और डी कैप्स अपने डीएनए फ्रेगमेंट को छोटा रखें ताकि तो कटिंग साइड एक बार ही आ रही हो। अगर कटिंग साइड एक बार आएगी तो ही क्या नाम है आप अपने रिजल्ट्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर एक से ज़्यादा बार कटिंग साइट आ रही होगी रिजल्ट्स तो एक्सप्लेन हो जाएंगे लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के अंदर। तीसरा पॉइंट है अप टू 50 KB रेसेशन एंजाइम ऑफ 6 बेबी कैन बी फिजिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आपके डीएनए फ्रेगमेंट की लेंथ 50 KB है तो उसके अंदर आप जो रिसेक्शन एंजाइम यूज कर सकते हैं वो उसकी जो उसकी लेंथ है वो 6 बेस पेयर तक हो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बाद मतलब ऐसा होता है कि आपके डीएनए फ्रेगमेंट की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है 50 KB से ज़्यादा होती है तो तब इन केस में आपको रेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने चाहिए जिनकी लेंथ जो होती है वो 7 से 8 बेस पेयर तक होती है ताकि क्या नाम है वो बार बार रिपीट ना हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे रिसेशन मैपिंग की। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो गूगल क्लासरूम के अंदर कोई अपना क्वेश्चन पुट कर दे तो इंशाल्लाह उसको वहाँ पर उसका आंसर दे दिया जाएगा।